हाय हाय, कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है। सिंपल चीजें कंसिस्टेंटली कभी नहीं होती। एक दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, 3 दिन नहीं करते, चौथे दिन करते हैं, फिर छठे दिन नहीं करते। क्यों? लगता है ये तो कभी भी कर लेंगे, और जो चीज कभी भी की जा सकती होती है वो कभी भी नहीं होती है। और तुम्हारे बुक में एनसीईआरटी में हरगोविंद खुराना के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। हरगोविंद खुराना एक साइंटिस्ट थे और उनको पुरस्कार भी मिला था, ठीक है। तो हरगोविंद खुराना के बारे में कुछ बात आप लोग को एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप खुद से भी पढ़ सकते हो, हम भी बता दे रहे हैं। देखो, हरगोविंद खुराना का जन्म जो हुआ था वो 1922 में हुआ था, ठीक है। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर से एमएससी किया था, ठीक है। तो याद रखिएगा कि हरगोविंद खुराना का जन्म कब हुआ था, तो 1922 में हुआ था। और पंजाब विश्वविद्यालय से उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर से एमएससी की डिग्री प्राप्त की। वो प्रोफेसर व्लादिमीर प्रेलॉग के साथ काम करते थे, प्रोफेसर व्लादिमीर प्रेलॉग। तो याद रखना नाम इनका, व्लादिमीर प्रेलॉग के साथ काम किया उन्होंने। और वो खुराना के विचारधारा और दर्शन, देखो खुराना के विचार और दर्शन को विज्ञान की ओर, प्रयत्न की ओर उन्होंने मोटिवेट किया उनको, एक तरह से बोला जा सकता है कि व्लादिमीर प्रेलॉग ने उनका काम धाम देख करके, उनके विचार को देख करके उन्हें साइंस की तरफ उनको मुख मोड़ दिया, उनको मोटिवेट कर दिया, ठीक है। तो 1949 में भारत में कुछ समय तक वो रहे और फिर उसके बाद वो वापस इंग्लैंड चले गए, ठीक है। इंग्लैंड जाकर उन्होंने प्रोफेसर J.W. केनर तथा A.R. टॉड, J.W. केनर और A.R. टॉड के साथ काम किया। तो ये सब ध्यान रखिएगा। और फिर कैम्ब्रिज इंग्लैंड में वो काम, कैम्ब्रिज एक यूनिवर्सिटी है वहाँ पे, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय बोला जाता है। तो कैम्ब्रिज इंग्लैंड में उन काम करते समय उनकी जो रुचि हुई, उनका जो इंटरेस्ट हुआ वो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड की तरफ हुआ। तो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड की तरफ इंग्लैंड में उनका इंटरेस्ट जागा। और 1968 में डॉक्टर खुराना को, जो हरगोविंद खुराना थे, उन्होंने जेनेटिक कोड निकाला था, कैलकुलेट किया था। और उनके साथ साथ और लोग भी काम कर रहे थे, जैसे नीरनबर्ग और रॉबर्ट हॉली, ठीक है। नीरनबर्ग, रॉबर्ट हॉली के साथ हरगोविंद खुराना को मेडिसिन और फिजिकल साइंस में नोबेल प्राइज मिला था। तो याद रखना इनकी कहानी है हरगोविंद खुराना की कि 1968 में इन्होंने क्या ज्ञात किया था, तो जेनेटिक कोड ज्ञात किया था। और इसके बाद नीरनबर्ग और रॉबर्ट हॉली के साथ इनको मेडिसिन और फिजिकल साइंस में नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ था। तो ये हरगोविंद खुराना साहब की कहानी थी, जो आप पढ़ सकते हैं खुद से भी, बहुत ही आसान है। और इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है वो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। ये सब टॉपिक एक्चुअली में आप खुद से भी पढ़ सकते हो, बहुत ही आसान है और इंफॉर्मेशन बेस्ड है, ठीक है। हाँ ठीक है, 9 नवंबर 2011 में डाइट कर गया, सही बात है। चलिए, तो उनकी आत्मा को शांति दिया जाए और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ा जाए। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में तुम लोग को बता रहे हैं कि देखो, हर इंडिविजुअल का अपना फिंगरप्रिंट होता है। देखते हो कि हम लोग का अंगूठा, जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, अनपढ़ लोग होते हैं, उनसे अंगूठा लिया जाता है, ठीक है। तो या फिर ये आधार कार्ड बनाते समय भी अंगूठा का लिया जाता है, फिंगरप्रिंट लिया जाता है। तो वही चीज बोला जा रहा है कि हर आदमी का अलग अलग फिंगरप्रिंट होता है, ठीक है। और वो उसके टिप पे, मतलब फिंगर के सबसे ऊपरी भाग में वो कुछ अलग चीज होता है, ठीक है। और यही आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए यूज करते हैं हम लोग। इससे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये आदमी अलग है, ये आदमी अलग है। तो याद रखिएगा कि हर आदमी का फिंगरप्रिंट अलग अलग होता है और उसको हम आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस में यूज कर सकते हैं। हालांकि सर्जरी करके और हम लोग चाहे तो उसको बदल भी सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि फिंगर प्रिंटिंग को अगर आप सर्जरी करा ली अंगूठे में, तो फिर आपका वो सब चेंज हो जाएगा। तो सर्जरी करा करके उसको बदला भी जा सकता है। तो जो बात समझाया उसको लिख दे रहे हैं आप लोग को।
कि ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, हम लोग जितने लोग भी हैं सारे लोग, हर किसी का अलग होता है फिंगरप्रिंट। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हैज यूनिक फिंगरप्रिंट, सबका अलग अलग फिंगरप्रिंट होता है, हैज यूनिक फिंगरप्रिंट, यूनिक फिंगरप्रिंट्स। ठीक है, फिंगरप्रिंट्स इनका अलग अलग होता है। विच आर प्रेजेंट ऑन द, विच आर प्रेजेंट ऑन द टिप ऑफ द फिंगर, टिप ऑफ द फिंगर, फिंगर के टिप्स पे रहता है, टिप पे रहता है। एंड हैव बीन यूज फॉर, एंड हैव बीन यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, मतलब पहचानने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं आइडेंटिफिकेशन पर्पस में। लेकिन वही अभी आप लोग को समझाए कि थोड़ा इसमें अब दिक्कत आ गया है, क्योंकि सर्जरी के द्वारा इनको चेंज किया जा सकता है। बट दीज कैन बी अल्टर्ड बाई सर्जरी, दीज कैन बी अल्टर्ड बाई सर्जरी, सर्जरी, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए, तो ये बात आप समझ गए। इसके बाद लेकिन जो हम लोग डीएनए में सीक्वेंस देखते हैं, डीएनए में सीक्वेंस होता है काफी, आप देखे हैं वहां पे एजीसीटी, मतलब एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, सारे बेसिस मौजूद होते हैं और वो एक सीक्वेंस में सजे रहते हैं। डीएनए के स्ट्रक्चर में आप देखे हैं कि सारे लोग एक रेगुलर सिस्टमेटिक वे में सजे रहते हैं, और वो हर अलग पर्सन के लिए अलग अलग होता है। ठीक है ना, मतलब डीएनए का जो व्यवस्था है वो हर इंसान के लिए अलग अलग होता है, और उसके रिगार्डिंग जो इंफॉर्मेशन होता है उसको हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये फिंगरप्रिंट नहीं है, ये डीएनए फिंगरप्रिंट है। तो डीएनए फिंगरप्रिंट कैसे हम जानेंगे, तो बेसिस का जो सीक्वेंस डीएनए में रहता है वो हर आदमी के लिए अलग अलग रहता है, और उसके रिगार्डिंग जो इंफॉर्मेशन होता है उसी इंफॉर्मेशन को हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। अब ये सब तुम लोग थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है जो आप बाहर से जानकारी प्राप्त कीजिए, हमारे सिलेबस में इतना कुछ नहीं बताना, हम बायो थोड़ी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, उतना ज़्यादा हम डिटेल में स्टडी किए नहीं है, क्योंकि बायोलॉजिकल टर्म है तो थोड़ा सा जितना काम है उतना बता दे रहा है। वैसे एग्जाम में कभी जिंदगी में पूछा नहीं है। ठीक है ना, तो जिसको ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना है गूगल बाबा का सहारा लीजिए, या बायोलॉजी के टीचर्स का सहारा लीजिए। ठीक है, ए सीक्वेंस ऑफ बेसिस ऑन डीएनए, a sequence of bases on DNA is also unique, ये तुम्हारा यूनिक होता है, बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, फॉर ए पर्सन, हर पर्सन के लिए डीएनए का सीक्वेंस अलग अलग होता है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। एंड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग, और इसी का जो इंफॉर्मेशन रहता है, एंड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस इज कॉल्ड, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस इज कॉल्ड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इसी को हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। ठीक है, और एक बॉडी में जो सीक्वेंस रहेगा वो हमेशा सेम रहेगा, एक बॉडी में, मतलब अलग अलग आदमी के लिए तो अलग अलग रहेगा डीएनए का सीक्वेंस, लेकिन सीक्वेंस जो डीएनए का रहता है एक इंसान में, एक बॉडी में, वो हर सेल में एक सेम सीक्वेंस चलता रहता है, और ये सीक्वेंस जो है वो कभी भी उसको अल्टर नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना इस बात को कि किसी एक बॉडी के सेल में जो डीएनए का सीक्वेंस होता है वो आपका हमेशा सेम रहता है, और उसको किसी भी तरीके से हम अल्टर नहीं कर सकते, डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं।
तो लिखेंगे उसको कि द सीक्वेंस ऑन डीएनए, द सीक्वेंस ऑन डीएनए इज सेम फॉर each and every cell of a body, each and every cell of a body। ठीक है, बॉडी के हर सेल में डीएनए का सीक्वेंस सेम रहता है और इस सीक्वेंस को हम लोग कभी भी खराब नहीं कर सकते हैं। एंड दिस सीक्वेंसेस कैन नेवर बी अल्टर्ड, चाहे कैन नॉट बी अल्टर्ड, अल्टर नहीं किया जा सकता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आप लोग समझ गए, समझ गए। और वो शुरू में फिंगरप्रिंटिंग बताए थे वो भी आप समझ गए। और अभी हम बताए कि सेल में जो डीएनए का सीक्वेंस होता है वो फिक्स होता है और उसको कभी भी हम लोग चेंज अल्टर नहीं कर सकते हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल क्या है, तो लिख सकते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज यूज्ड इन फॉलोइंग वेज। निम्नलिखित तरीके से हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। बहुत तरीका है इसका, बहुत फायदा भी है इसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। सीक्वेंस मतलब होता है कि लगातार एक रास्ता, जैसे मान लो कि तुम लाइन में खड़े हो, लड़कों की कतार लगी हुई है, तो छोटा बड़ा छोटा बड़ा मतलब छोटा छोटे से बड़ा, बड़ा से बड़ा, बड़ा से बड़ा, तो ये एक सीक्वेंस होता है। ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज मैथ में पढ़े हो ना, वही सीक्वेंस यहाँ पे कहा जा रहा है। पहला इस्तेमाल है, किसी का अगर मान लो कि पता नहीं चल पा रहा है, कोई खोया हुआ बच्चा है और उसके पापा के बारे में पता करना है कि क्या वो पापा है उसके कि नहीं है, तो उन दोनों का डीएनए टेस्ट कराया जाएगा और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा हम लोग ये जान पाएंगे कि उसका फादर है कि नहीं है। तो वो इंसान किसी का फादर है कि नहीं, ये जानने के लिए उसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कराया जाएगा। तो लिख सकते हैं टू डिटरमाइन द पैटर्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल का पैटर्निटी से पता चल जाता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, दोनों का डीएनए लगभग सेम रहता है। इसके बाद फॉरेंसिक लेबोरेटरी में भी क्रिमिनल्स को पहचानने में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इस बात को भी हम लिख दे रहे हैं फॉरेंसिक लेबोरेटरीज में, इन फॉरेंसिक लेबोरेटरीज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स, तो क्रिमिनल्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरा इसका है इस्तेमाल, हाँ मदर का भी डीएनए, तो मतलब डीएनए क्रोमोजोम्स होता है हमारे बॉडी में। हम अपने पूर्वजों की तरह व्यवहार क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा और उसका डीएनए सेम होता है, क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं। तो वो क्रोमोजोम्स हमारे मतलब आनुवांशिक गुण हमारे अंदर पाया जाता है, जेनेटिक्स पाया जाता है, जिसके चलते हम अपने सेम तरह के लोगों की तरह व्यवहार करते हैं। तो क्रोमोजोम्स का वजह क्या है, न्यूक्लिक एसिड होता है और न्यूक्लिक एसिड में डीएनए होता है, तो डीएनए तो सेम रहेगा ही ना। हेयर से भी पता चलता है, बिल्कुल। तो देखो जी, एक और बताते हैं इसका इस्तेमाल। एक इस्तेमाल होता है जिसे कट्टरपंथी समूह होता है, कट्टरपंथी समूह कहते हैं मतलब आतंकवादी सब। ठीक है, और उनका अगर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन पता करना है तो उसमें भी ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो टू आइडेंटिफाई रेडिकल ग्रुप कहने का मतलब कट्टरपंथी समूह होता है, और कट्टरपंथी जो होते हैं वो एक्चुअली में क्रिमिनल्स होते हैं, या फिर तुम बोल सकते हो आतंकवादी वगैरह होते हैं। तो उनका अगर कहानी लिखना होगा, उनका अगर बायोलॉजिकल हिस्ट्री लिखना होगा, तो वो उस चीज के लिए हम लोग इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल करेंगे।
रीराइट बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, बायोलॉजिकल रिवॉल्यूशन। चलिए, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि उनकी जैविक बायोलॉजिकल इतिहास, जैविक विकास उनका कैसे हुआ, वो चीज क्यों वो मतलब क्रिमिनल बन गए, ये सब चीज भी तुम्हारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा पता चल जाएगा। और किसी एक्सीडेंट में कोई बच्चे का बाप मर गया है, उसकी मदर मर गई है, अरे हाँ भाई अनीश कुमार क्यों परेशान हो रहा है तुम, फादर लिख रहा है तो मदर भी लेके चलो तुम। चलो, टू आइडेंटिफाई द डेड बॉडी, अगर डेड बॉडी पहचानना है कि किसके पिताजी का है, अगर किसी के फादर डेथ कर गए हैं तो, मान लो किसी एक्सीडेंट में फादर डेथ कर गए और उनका चेहरा आप पहचान नहीं पा रहे हो, तो फिर आपको वो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के द्वारा आप जान जाएंगे। टू आइडेंटिफाई द डेड बॉडीज इन एनी एक्सीडेंट, तो डेड बॉडी को भी इसके द्वारा आप पहचान सकते हो बाई कंपेयरिंग द डीएनए, by comparing the DNA of father and beta, DNA of parent and children। तो याद रखिएगा कि पेरेंट और चिल्ड्रन का डीएनए टेस्ट कराया जाएगा, और डीएनए के टेस्ट करने के बाद वो पता चल जाएगा कि एक्चुअल में उसके फादर है कि नहीं है। चलो, अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग देखते हैं आगे बायोलॉजिकल फंक्शन, बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। तो देखिए आप लोग, न्यूक्लिक एसिड के बायोलॉजिकल फंक्शन क्या क्या होते हैं। ठीक है, बस इसके बाद एक और टॉपिक है, बायोलॉजिकल फंक्शन के बाद हार्मोन है, उसके बाद खत्म हो जाएगा। देखो जी, तो बायोलॉजिकल फंक्शन न्यूक्लिक एसिड के क्या क्या है, तो देखो दो तीन होता है, एक हेरिडिटी होता है, एक रिप्लिकेशन होता है, और एक प्रोटीन सिंथेसिस होता है, तीन चीज होता है। द इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल फंक्शन, बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स आर, तीन नाम मेनली आप लोग को जानना है। सबसे पहले हेरिडिटी, मतलब जो आपके पूर्वजों के जैसा बिहेव करते हैं उसको हेरिडिटी कहा जाता है। और इसके बाद रिप्लिकेशन, रिप्लिकेशन मतलब होता है कि डीएनए अपने जैसा डॉटर डीएनए पैदा कर दे, मतलब डीएनए खुद की तरह एक और डीएनए को हमारे सामने प्रकट कर दे, तो उसको हम लोग रेप्लिकेशन कहते हैं। और एक होता है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन हम डीएनए आरएनए से कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन सिंथेसिस भी न्यूक्लिक एसिड का बायोलॉजिकल फंक्शन है। तो एक एक करके बात कर ले। सबसे पहले हेरिडिटी क्या होता है, तो हेरिडिटी में आप लोग जानते हो कि डीएनए जो होता है वो हेरिडिटी का केमिकल बेसिस है। और इसको हम लोग ये बोल सकते हैं कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन के लिए, मतलब हमारे पूर्वजों में क्या क्या हुआ होगा, कैसे व्यवहार होंगे उनके, ये सब जानने के लिए हम लोग हेरिडिटी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हो कि डीएनए जो है वो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो डीएनए सर्व्स एज द केमिकल बेसिस, डीएनए सर्व्स एज द केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, हेरिडिटी के लिए जिम्मेवार कौन है, तो तुम्हारा डीएनए है एज द केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी। पूछा जाएगा कि हेरिडिटी का केमिकल बेसिस कौन है, तो बोलोगे कि डीएनए है, केमिकल बेसिस डीएनए है। ठीक है, एंड मे बी कंसीडर्ड एज, और माना जा सकता है कि ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखने वाला स्टोर है, स्टोर हाउस है। मे बी कंसीडर एज रिजर्व ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन,
रिजर्व ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन का रिजर्व माना जाता है इसको। स्क्रीनशॉट ले लो। चलो जी, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं। तो माना जा सकता है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ये रिजर्व कोटा है, मतलब अपने पास काफी जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखता है। ठीक है, इसको हेरिडिटी कहते हैं। चलिए, तो ये न्यूक्लिक एसिड का ही काम हुआ ना, डीएनए एक तरह का न्यूक्लिक एसिड ही है। और इस एक बात और बोल सकते हैं कि हमारा आइडेंटिटी भी लाखों करोड़ों वर्षों से अगर कोई रखता है तो वो डीएनए है। ठीक है, तो एक बात और हम लोग लिख सकते हैं हेरिडिटी में ही कि डीएनए इज मेनली रिस्पॉन्सिबल, डीएनए इज मेनली रिस्पॉन्सिबल, मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द, फॉर मेंटेनिंग, फॉर मेंटेनिंग द आइडेंटिटी, आइडेंटिटी of different species, आइडेंटिटी ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। ठीक है, ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स, ओवर मिलियन ईयर। तो समझ रहे हो, एक डीएनए ही है जिसके द्वारा हम लोग किसी का भी पता लगा सकते हैं, करोड़ों सालों का लेखा जोखा हमारा ये बता सकता है। ठीक है, किसी स्पीसीज का आइडेंटिटी पता करना है मिलियन ईयर्स पीछे जा करके, तो उसके लिए एक ही मात्र चीज सहारा है और वो है डीएनए। तो डीएनए है क्या? न्यूक्लिक एसिड है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि ये हेरिडिटी जो हो गया वो एक न्यूक्लिक एसिड का बायोलॉजिकल फंक्शन हो गया। और दूसरा रिप्लिकेशन, मतलब डीएनए खुद चाहे ना, न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात कर रहे हैं तो डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड होता है, तो अपने ही तरह का एक दो डॉटर सेल पैदा कर सकता है। ठीक है, तो इस बात को हम लिख सकते हैं कि ए डीएनए मॉलिक्यूल, ए डीएनए मॉलिक्यूल इज कैपेबल ऑफ सेल्फ डुप्लीकेशन, अपने जैसा डुप्लीकेट पैदा कर सकता है, कैपेबल ऑफ सेल्फ डुप्लीकेशन, डुप्लीकेट पैदा कर सकता है। ठीक है, और इसको हम लोग जनरली कॉल डुप्लीकेशन भी कह सकते हैं, रिप्लिकेशन को डुप्लीकेशन भी कह सकते हैं, डुप्लीकेट पैदा करता है एकदम सेम अपने ही तरह का, जनरली कॉल डुप्लीकेशन। ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब सेल का डिवीजन होता है हमारे बॉडी में, तो उस टाइम अपने ही टाइप का ये एक डीएनए मॉलिक्यूल और पैदा कर देता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ठीक है, एंड आइडेंटिकल डीएनए स्ट्रैंड्स आर ट्रांसफर, एंड आइडेंटिकल, आइडेंटिकल डीएनए स्ट्रैंड्स, डीएनए स्ट्रैंड्स आर ट्रांसफर टू डॉटर सेल्स। मतलब जो अपना उसका नया सेम उसी तरह का डीएनए पैदा हुआ उसको डॉटर सेल कह रहे हैं। ठीक है, और उसमें ये पूरा पूरा अपना जो है डीएनए पूरा पूरा भेज देता है, जो भी डीएनए स्ट्रैंड्स हैं वो डॉटर सेल्स में एग्जैक्टली वैसे ही भेज देता है जैसे रहता है, बिना किसी ये कर किए हुए। अब उसको डॉटर सेल बोला जाता है, बेटा क्यों नहीं, ये बायोलॉजी के टीचर से पूछो। बस उसको डॉटर सेल बोला जाता है, ध्यान रखिएगा कि सेल डिवीजन जब होता है तो सेल टूट जाता है डॉटर सेल्स में, और उसमें सारा डीएनए जो है वो एज इट इज उसमें चला जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। प्रोटीन सिंथेसिस भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये भी डीएनए के द्वारा होता है, न्यूक्लिक एसिड के द्वारा होता है। तो इट इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ये सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है
फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ये लोग प्रोटीन भी तैयार कर लेते हैं। न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो एक्चुअली में प्रोटीन भी तैयार करते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि ये एक इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है, ठीक है। फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड इन द सेल, सेल में ऐसा ये करते हैं। और प्रोटीन को सिंथेसिस करने वाला आरएनए मॉलिक्यूल होता है, डीएनए नहीं होता है। तो इस बार आरएनए की भूमिका आ रही है। हम लोग बहुत देर से डीएनए की भूमिका देख रहे हैं, तो लिख सकते हैं कि एक्चुअली द प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड, एक्चुअली द प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड, ठीक है, सिंथेसाइज्ड बाय वेरियस आरएनए मॉलिक्यूल्स, बाय वेरियस आरएनए मॉलिक्यूल्स। ये आरएनए मॉलिक्यूल से तैयार होता है, ठीक है, इन द सेल, इन द सेल। लेकिन मैसेज जो सिंथेसिस के लिए जाता है वो डीएनए के द्वारा ही जाता है, ठीक है, कि मैंने प्रोटीन तैयार हो गया, इसका मैसेज कौन भेजता है? तो ये तुम्हारा मैसेज जो है वो डीएनए भेजता है। बट द मैसेज फॉर, मैंने सिंथेसिस तो आरएनए करता है, लेकिन मैसेज कौन भेजता है? तो मैसेज डीएनए भेजता है। बट द मैसेज फॉर द सिंथेसिस, मैसेज फॉर द सिंथेसिस ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोटीन, पर्टिकुलर प्रोटीन बनने का मैसेज जो है वो तुम्हारा डीएनए के द्वारा दिया जाता है। पर्टिकुलर प्रोटीन इज प्रेजेंट इन डीएनए। तो आरएनए उसमें बदल करके और डीएनए के पास इसकी सूचना पहुंचा देता है, तो डीएनए के पास ये सूचना रहता है, ठीक है। तो चलिए, सिंथेसिस का मतलब होता है उसको चेंज कर देना, सिंथेसिस करना। सिंथेसिस मैंने बनना, फॉर्म होना। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी बातें हो गई, प्रोटीन सिंथेसिस, रिप्लिकेशन और तुम्हारा ये हेरिडिटी, ये तीन इंपॉर्टेंट इसके कार्यक्रम हो गए। अब देखिए, इसमें कुछ एक दो बात और है, अगर कहोगे तो बता देंगे, नहीं तो फिर हम हार्मोन शुरू करेंगे। जैसे कि आरएनए का जो सिंथेसिस होता है, ठीक है, जो कि मैसेज भेजने के लिए किया जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन। कि आरएनए ने प्रोटीन बना दिया, ये मैसेज कौन कंडक्ट करता है? डीएनए करता है, और इस घटना को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और प्रोटीन का जो सिंथेसिस होता है उसको ट्रांसलेशन कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले चलो आगे बढ़ते हैं, और इस बात को भी हम बता ही देते हैं, उसके बाद हार्मोन शुरू कर देंगे। चलिए देखिए, तो सबसे पहले कि आरएनए जो है वो सिंथेस, आरएनए जो है वो डीएनए से आता है, और डीएनए से जो आरएनए आता है, इस घटना को हम रिप्लिकेशन कहते हैं, ठीक है, रिप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए से डीएनए आता है तो रिप्लिकेशन, और डीएनए से जो आरएनए बनता है वो होता है ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से जो प्रोटीन बनता है उस घटना को हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं। तो इन तीन बातों को हम मेंशन आपके सामने कर दे रहे हैं। द सिंथेसिस, द सिंथेसिस ऑफ आरएनए, द सिंथेसिस ऑफ आरएनए बाय द डीएनए, मतलब डीएनए से आरएनए कैसे आता है, उसका सिंथेसिस कैसे होता है। टू कंडक्ट द मैसेज, टू कंडक्ट द मैसेज, मैसेज इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। तो याद रखिएगा इस बात को कि डीएनए अपने जैसा, सबसे पहले डीएनए जो है वो अपने ही जैसा डीएनए पैदा करेगा, तो उसको रेप्लिकेशन बोलेंगे। और जब डीएनए जो है वो आरएनए में जाएगा तो उस घटना को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो ध्यान रखना होगा इस बात को आप लोग को।
वैसे पूछता तो नहीं है, लेकिन अब पूछ दे तो कोई अलग बात है। कि ट्रांसक्रिप्शन से आप क्या समझते हैं? तो आप बोलेंगे कि डीएनए जब आरएनए में बदल जाता है तो उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और जो प्रोटीन का सिंथेसिस है आरएनए के द्वारा, उसको हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ठीक है, बाई आरएनए, बाई आरएनए इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ये आप समझ गए। और इसके बाद से रिप्लिकेशन क्या है, ये आपको हम बता दिए। रिप्लिकेशन में क्या होता है, रिप्लिकेशन में डीएनए अपना डॉटर डीएनए पैदा करता है। तो एक तरह से आप बोल सकते हो कि एक अगर नोट करके लिखा जाए, देखिए समझिएगा, नोट करके अगर लिखा जाए कि न्यूक्लिक एसिड का जो बायोलॉजिकल फंक्शन है, द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड कैन बी कंक्लूडेड एज, इसको कंक्लूड करके हम बोल सकते हैं सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा बायोलॉजी का टर्म है, कैन बी कंक्लूडेड, कैन बी कंक्लूडेड एज सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा एक वर्ड है जो बायोलॉजी का टर्म है, ठीक है, ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मतलब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का ये सेंट्रल डोग्मा है। सेंट्रल डोग्मा कहने का मतलब समझ में आ रहा है, मतलब केंद्रीय है, मतलब मेन बात है, ये एक तरह से कहा जा सकता है। बायोलॉजिकल फंक्शन जो न्यूक्लिक एसिड है, ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का सबसे मुख्य बात माना जा सकता है इसको, ठीक है, सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। और इसको हम लोग ग्राफ के द्वारा भी दिखा सकते हैं। एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड, कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलो, एज फॉलोज। तो हम पूरे कहानी को, मतलब बायोलॉजिकल फंक्शंस को हम एक बार, न्यूक्लिक एसिड का जो बायोलॉजिकल फंक्शन है उसको हम एक दिखाना चाहते हैं चार्ट के द्वारा। देखो लोग, तो जैसे सबसे पहले डीएनए है, और डीएनए करता क्या है, रिप्लिकेशन। तो रिप्लिकेशन करके और वो डॉटर डीएनए में बदल जाता है। या फिर तुम इसको एक और तरीके से दिखा सकते थे, ऐसे करके भी दिखा दिया जाता है। इसका मतलब डीएनए खुद डीएनए दे दिया, और अब डीएनए का आपने करा दिया ट्रांसक्रिप्शन। तो तुमने जब ट्रांसक्रिप्शन कराया तो ये डीएनए अब किस में बदल चुका है, ये बदल चुका है आरएनए में। और आरएनए का आपने जब ट्रांसलेशन कराया, और जब आरएनए का तुमने ट्रांसलेशन करा दिया, तो अब यही आरएनए बदल चुका है प्रोटीन में। तो ये प्रोटीन का सिंथेसिस भी एक तरह से बोला जा सकता है कि डीएनए में रिप्लिकेशन होता है, डॉटर डीएनए बनाता है, और डॉटर डीएनए जो है वो ट्रांसक्रिप्शन करके आरएनए में बदल जाता है, और आरएनए जो होता है वो प्रोटीन में बदल जाता है, और उस घटना को ट्रांसलेशन कहते हैं, ठीक है। हाँ, आरएनए से डीएनए को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो ये सारी बातें हो गई। अब हम लोग चलते हैं और अगला टॉपिक देखते हैं, हार्मोन्स। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, इसके बाद ये मतलब समाप्त हो जाएगा। तो हार्मोन्स के बारे में बात करते हैं हम लोग। हार्मोन्स लगभग सब लोग जानते होंगे थोड़ा बहुत। ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं, और ये एंडोक्राइन ग्लैंड से हमारे बॉडी में रिलीज होते हैं, ठीक है ना, और ब्लड स्ट्रीम में ये रिलीज हो जाते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड, दो तरह के ग्लैंड हमारे बॉडी में होता है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं, उन्हीं के द्वारा ये बॉडी में सेक्रेशन होता है इनका। और कहाँ होता है, तो ब्लड में होता है, ठीक है। तो इस बात को हम मेंशन कर दे रहे हैं।